इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 4 में आज हम कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ सर्किट दिए हैं आपको और सर्किट को हम सॉल्व करेंगे और उसकी तुल्य धारिता या वोल्टेज हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इनमें कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट भी आएंगे, जटिल जो आपके पास में नेटवर्क्स होते हैं, परिपथ होते हैं, उनको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो आपकी बुक में अभी जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें से एक एग्जांपल है 4.13। उस एग्जांपल में एक सर्किट आपको दे रखा है और उस सर्किट में कुछ 3 कैपेसिटर इस प्रकार से लगे हैं, जिनमें से एक है 10 माइक्रोफेरेड का, दूसरा है 20 माइक्रोफेरेड और लास्ट आपके पास में है 30 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको ए और बी। इन पॉइंट्स के बीच में तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है इस सर्किट की। तो जो 2 पॉइंट आपको दिए जाते हैं उन 2 पॉइंट्स को पहले आप ये इमेजिन करिए कि उनके बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा है। ठीक है, करंट सोर्स लगा है जो कि परिपथ में धारा को प्रभावित करता है। तो हमने ये इमेजिन किया है कि यहाँ पर एक V वोल्ट का सोर्स लगा है। तो करंट किधर से बहेगी, हमारे पास में जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस का फ्लो ऐसे होगा। ठीक है, अब वे 2 कैपेसिटर जिनमें चार्जेस अलग अलग होंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चार्ज आएगा तो यहाँ इसका आधा चार्ज इधर चला जाएगा, कुछ चार्ज इधर चला जाएगा, कुछ चार्ज इधर चला जाएगा। ये डिपेंड करता है इस पर सी पर। ठीक है, सी ज़्यादा हो या कम हो उस पर डिपेंड करता है चार्जेस की वैल्यू। तो हमारे पास में क्या हुआ कि ऊपर वाले कैपेसिटर और नीचे वाले कैपेसिटर में क्या हुआ कि चार्जेस की वैल्यू अलग अलग हो गई। तो हम ये मान रहे हैं कि चार्जेस की वैल्यू अलग अलग जब होती है तो वे दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। तो समांतर क्रम में अगर मैं इसको C1 मानूं, इसको C2 मानूं, तो उस कंडीशन में 1/C', समांतर क्रम में हमारे पास में सीधा सीधा जुड़ता है। तो C' इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 यानी कि कितना है हमारे पास में 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब इस सर्किट को हम वापस बना सकते हैं इस तरीके से, जिसमें से हमारे पास में ये जो सर्किट, ये जो कैपेसिटर आया उसकी तुल्य धारिता कितनी है 30 माइक्रोफेरेड। तो हम इसको लिख रहे हैं 30 माइक्रोफेरेड और इसके आगे जो कैपेसिटर है वो भी कितना है 30 माइक्रोफेरेड का। तो ये भी अब ए और बी पॉइंट के बीच में वापस हम क्या करेंगे, तुल्य धारिता निकाल लेंगे। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, तो तुल्य धारिता जब सीरीज में होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास होता है 1/C। तो इसको डबल डैश से हम बता रहे हैं। तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 इज इक्वल टू कितना हो गया 2/30। ये हो गया हमारे पास में 1/15 और इसकी वैल्यू आ गई C डबल डैश हमारे पास में 15। तो तुल्य धारिता जो हमारे पास में होगी वो होगी 15 माइक्रोफेरेड। ये है हमारे पास में 4.13 एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके जो एग्ज़ाम में आया था एक बार वो भी है, उसमें हमारे पास में ये क्वेश्चन है आपके पास में ऑब्जेक्टिव वाइज जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास में 2nd नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाइज में। ये 2nd नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 कैपेसिटर आपके पास में इस प्रकार से जुड़े हैं। तो आपको ए और बी पॉइंट्स के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इनकी वैल्यू है 3644 माइक्रोफेरेड। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले जो दोनों हैं 3 और 6 माइक्रोफेरेड वो दोनों हैं सीरीज में। ठीक है, और नीचे वाले दोनों भी क्या है सीरीज में। तो हम इसका एक तुल्य परिपथ बना सकते हैं इस तरीके से कि अगर ऊपर वाला सीरीज में है तो इस कंडीशन में हमारे पास में ऊपर वाली शाखा की तुल्य धारिता कितनी हो गई, तो इसको मान लीजिए कि 1/C' इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, तो देखिए एक आपको अगर कोई 2 कैपेसिटर का आपको तुल्य धारिता निकालनी हो तो आप इसको कहते हैं 1/C1 प्लस 1/C2
इसको आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, और जब उल्टा करेंगे तो आपके पास में C डैश, यहाँ पे देखिए इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास में C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, C1 इंटू C2 यानी कि 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। तो ये हो गया हमारे पास में 18 अपॉन 9 यानी कि 2 माइक्रोफेरेड। ये हो गया हमारे पास में 1 अपॉन C डैश। इसी प्रकार से हम नीचे वाली शाखा की बात करते हैं, तो C डबल डैश कर देंगे इसका नाम, और हमारे पास में हो जाएगा 4 इंटू 4 4 प्लस 4 यानी कि 16 ओवर 8। तो ये भी हमारे पास में हो गया 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 4 4 8 एंड 4 इंटू 4 16, तो हमारे पास में ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड। अब जो हमारे पास में नया सर्किट बना है वो किस तरीके से बना है, देखिए यहाँ पर और इस जगह पर, इस तरीके से A पॉइंट B पॉइंट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में 2 माइक्रोफेरेड और इसकी वैल्यू भी हमारे पास में 2 माइक्रोफेरेड। तो हम इन दोनों को, ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू हमारे पास 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। तो इसका आंसर हमारे पास में होगा 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, देख लेते हैं सेकंड नंबर इसका एग्जाम जो है, ठीक है, इसका 4 माइक्रोफेरेड आंसर होगा। आगे आपके पास में और कुछ इजी सर्किट है, वो इजी पहले कर लेते हैं, उसके बाद में हम थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट लेंगे। तो एक इसी में ऑब्जेक्टिव वाइज में आपके पास में 12 नंबर क्वेश्चन है, उसको शायद आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। में क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास में कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से दे रखे हैं कि 4.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यहाँ है और उसके आगे 2 कैपेसिटर और लगा रखे हैं, जिनमें से एक है 3 माइक्रोफेरेड और एक है आपके पास में 6 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, और एक 12 वोल्ट की बैटरी से इसको सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चार्जेस आपके पास में इस तरीके से फ्लो होंगे। तो Q इज इक्वल टू, जो चार्जेस आपके पास में फ्लो हो रहा है Q, वो आपके पास में इसमें होगा C इक्वलेंट इंटू V। तो हमारे पास में सबसे पहले C इक्वलेंट निकालना पड़ेगा, फिर इससे Q निकालना पड़ेगा, और फिर इससे जो क्वेश्चन में पूछा गया है 4.5 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र विभवांतर, वो निकालना पड़ेगा। तो पहले C इक्वलेंट अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास में ये सर्किट कुछ इस तरीके से 4.5 माइक्रोफेरेड, और क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में इजीली इनको जोड़ा जा सकता है 6 + 3 9 माइक्रोफेरेड करके। ठीक है, और इसके बाद में वापस यहाँ पर एक बैटरी 12 वोल्ट की। ठीक है, और वही चार्जेस फ्लो। अब आपके पास में C इक्वलेंट, ये दोनों किस में आ गए, अब आपके पास में ये दोनों आपके पास में आ गए अब सीरीज में आ गए। तो अब इनको जोड़ेंगे कैसे, हमारे पास में तो 1 ओवर C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर 4.5 प्लस 1 ओवर 9। इस 4.5 को आप लिख सकते हैं 1 ओवर 9 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 9, तो इसको लिखा जाए 2 ओवर 9 प्लस 1 ओवर 9। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3/9 यानी कि 1 ओवर 3, और C इक्वलेंट आपके पास में हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। तो इस पूरे सर्किट का जो इक्वलेंट है C इक्वलेंट, वो आपके पास में आया 3 माइक्रोफेरेड। अब C इक्वलेंट से हमको क्या निकालना पड़ेगा, Q। तो Q हमारे पास में क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 3 × 12 इज इक्वल टू 36 कूलम। तो हमारे पास में टोटल जो चार्जेस इसमें फ्लो हो रहे हैं वो कितने हैं, 36 कूलम। ठीक है, इतने चार्जेस इसमें फ्लो हो रहे हैं। अब 4.5 माइक्रोफेरेड पे हमको चाहिए वोल्टेज। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। तो देखो इसको थोड़ा सा इधर, अगर मुझे इस पे पोटेंशियल चाहिए और मैं इसको C1 मानता हूँ, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रहा है। तो V1 इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V इज इक्वल टू Q/C। तो Q तो आपके पास में जो टोटल Q आया वो रहेगा, और C आपके पास में इस कैपेसिटर की जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो रहेगी। तो V1 इज इक्वल टू Q आपके पास में है 36,
और जो C1 है वो आपके पास में है 9/2, 4.5 को 9/2 लिखा जाएगा। तो हमारे पास हो गया 36 × 2/9, यानी कि V1 इज इक्वल टू, यहाँ 4 होगा, 9 × 4 36 होता है, इसलिए 4 × 2 8 वोल्ट आपके पास में इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, टोटल इसका जो तुल्यदायता इक्विवेलेंट है पहले वो निकालते हैं, उसके बाद में चार्जेस जितने फ्लो हो रहे हैं वो निकाल लेंगे, और चार्जेस फ्लो होने के बाद में आप बारी बारी से इन पे वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, अगर इस 4.5 पे 8 वोल्ट का है, ठीक है, अगर 4.5 पे 8 वोल्ट आपके पास में विभवांतर है, तो इस 9 माइक्रोफेरेड पे आपके पास में बाकी के 12 वोल्ट की बैटरी है, तो बाकी के 4 वोल्ट आपके पास में इस पर होंगे, है ना। आप चाहे तो इसको निकाल के देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 9 रखेंगे, केवल 2 नहीं रखेंगे, तो 9 × 4, तो यहाँ पे आंसर सिर्फ 4 आएगा, तो बाकी के 4 वोल्ट इसके पास होंगे, तो 8 + 4 = 12 वापस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में वोल्टेज बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इसमें है, ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें भी नेक्स्ट आपके पास में है 13 नंबर, ऑब्जेक्टिव वाइज का 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी एक सर्किट दे रखा है जिसमें कुछ कैपेसिटर लगा रखे हैं। ये कैपेसिटर की संख्या है, इसमें लगभग 5 कैपेसिटर इसमें लगा रखे हैं। तो इन 5 कैपेसिटर को सॉल्व करना पड़ेगा और इसकी इक्विवेलेंट निकालनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ तुल्यदायता पूछी गई है ना। तो देखिए, पहला कैपेसिटर यहाँ पर है जिसकी वैल्यू है 12 माइक्रोफेरेड। सेकंड कैपेसिटर इसके आगे चलेगा तो इस तरीके से, ऊपर 2 और नीचे 1, ठीक है। और फिर इसके आगे एक कैपेसिटर और है 16 माइक्रोफेरेड का, ठीक। ये आपके पास में कैपेसिटर 8 माइक्रोफेरेड, ये वाला है आपके पास में 4 माइक्रोफेरेड, और जो नीचे वाला है वो आपके पास में है 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक तुल्यदायता ज्ञात करनी। तो तुल्यदायता ज्ञात करनी है, तो अब वही बात कि पहले आप क्या करें, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को, ये जो सर्किट है पहले इसको सॉल्व करिए। तो इसमें ऊपर वाले दोनों सीरीज में है, तो हमारे पास में इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा देखते हैं। नया सर्किट कैसा बनेगा, नया सर्किट बनेगा ऐसा, एक यहाँ पे, एक ऊपर, एक नीचे, और इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ए पॉइंट ये रहेगा, बी पॉइंट ये रहेगा। अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 8 और 4 को सॉल्व करना है, यानी कि हमारे पास में ये दोनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो हमारे पास C' = 8 × 4 अपॉन 8 + 4, यानी कि 32 और 12। ये हो गया हमारे पास में, काटेंगे इसको तो 8/3 इसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट हो जाएगा 8/3, ठीक है ना। नीचे वाला तो 4 माइक्रोफेरेड है, ये आपके पास में, ये वाला आपके पास में 16 माइक्रोफेरेड है, और ये आपके पास में 12 माइक्रोफेरेड है। ये वाला जो C' जो हमने निकाला, इनका इक्विवेलेंट वो हमारे पास में आया है 8/3 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल दिया, हमारे पास में होता है फॉर्मूला C1 + C2/C1C2, उसको उल्टा करते हैं तो C1C2/C1 + C2 आता है। तो ये सीरीज में होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के बाद में हमारे पास सर्किट कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। अब जब समांतर क्रम होता है तो उसमें तो इजीली जोड़ सकते हैं। 8/3 + 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 + 12/3, तो हो गया हमारे पास 20/3 माइक्रोफेरेड। तो ये हो गया हमारे पास में 20/3 माइक्रोफेरेड, 20/3। ये हो गया 16, और ये हो गया हमारे पास में 12 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब इक्विवेलेंट निकालना अब इजी हो गया, अब कुछ नहीं करना, अब सीरीज में आ गए तीनों के तीनों। तो अब हमारे पास में C इक्विवेलेंट जो इसका टोटल हो जाएगा वो हमारे पास होगा 1/12
1/20/3 प्लस 1/16, ठीक है। 1/12 प्लस 3/20 प्लस 1/16। हमें क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना है और लघुत्तम लेके इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे 1/3 इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद में हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको उल्टा करेंगे, तब जाके सी इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। देखते हैं कितना आता है। इसका जब हम लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर इसका लघुत्तम हमारे पास होगा 240 समथिंग ले सकते हैं। 240 समथिंग है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 12 के हिसाब से, तो हमारे पास में वैल्यू 20 बार डिवाइड होगा। ये 240 जो होगा वो 20 बार डिवाइड होगा, और 20 को 1 से करोगे तो 1 आएगा। प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास में ये कितनी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12 बार, तो हमारे पास हो जाएगा 36। 12 बार डिवाइड होगा, 12 को इससे इंटू करेंगे 36, ठीक है। और 16 के अकॉर्डिंग इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है ये चला जाएगा ऑलमोस्ट 24/60, यानी कि 16 4 4 8 16 85 15 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 15, ठीक है। आगे इन सबको हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास होता है 56 20 प्लस 36 56 56 प्लस 15 71/240। यह हमारे पास में 1/c इक्विवेलेंट। तो c इक्विवेलेंट हमारे पास में हो जाएगा 240/71। इसका आंसर ऑलमोस्ट 3.38 माइक्रोफैराड समथिंग आएगा। तो आपके जो ये बुक में जो आंसर दे रखे हैं, बुक में इसका आंसर नहीं है। ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें ऑप्शंस में से इसका कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर जो होगा 3.38 माइक्रोफैराड होगा, ठीक है ना। बुक में इसका आंसर नहीं दे रखा है, इसका चारों ऑप्शंस नहीं है इसमें। तो एक ऐसा ही एक क्वेश्चन इसका आपके पास पेज नंबर 94 पे 11 नंबर क्वेश्चन है आंकिक प्रश्नों में, तो वहाँ पर भी इसका आंसर 1/31 दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो 1/31 दे रखा है वो आप इसके हिसाब से निकाल सकते हैं, समथिंग यही आएगा मेरे ख्याल से। तो नहीं आएगा, हाँ इसका आंसर भी नहीं आएगा। इसका आंसर आपको सेम ही है, 3.38 ही होगा, है ना। वहाँ भी आंसर इसका गलत ही है, ठीक है। आगे हम इसका थोड़ा सा और सर्किट को कॉम्प्लेक्स करते हैं, थोड़ा सा और जटिल करते हैं और देखते हैं क्या आंसर। अगला क्वेश्चन जो इसमें है हमारे पास, अच्छा इसका आंसर आप एक बार और खुद भी निकाल के देख लें, 3.38 समथिंग के आएगा, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में इसमें जो क्वेश्चंस है उसके हिसाब से आंकिक प्रश्नों में हम एंटर करते हैं। तो आंकिक प्रश्नों में हमारे पास में पहले ही क्वेश्चन मिलता है 9 न्यूमेरिकल्स है, और आंकिक प्रश्न जिसको कहते हैं हम। आगे जो क्वेश्चन हमारे पास में हो न्यूमेरिकल 9, इसमें हमको क्या कर रखा है, सी इक्विवेलेंट दे रखा है और किसी अननोन सी की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। सर्किट में टोटल आपकी कैपेसिटर है 6, तो सबसे पहले आप पैरेलल वालों को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको। तो हमारे पास में जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इस तरीके से होगा, जहाँ पर ये 2 माइक्रोफैराड यहाँ पर और अगला 2 माइक्रोफैराड इस जगह पर लगा देंगे हम। ये हमारे पास में अननोन सी है, और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूं 4 + 4 का, तो हमारे पास होगा 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर, तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट हमारे पास में हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू 2 × 2 2 + 2 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में इसका इक्विवेलेंट 1 हो गया, और हमारे पास जो अगला सर्किट बना वो इस तरीके से था, यही ए पॉइंट यहाँ पर और ए पॉइंट के साथ में एक हमारे पास में 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अगला जो सर्किट है उसमें C और 8 2 कैपेसिटर जुड़े हैं, और ये B हो गया। अब C और 8 वाले जो कैपेसिटर हैं वो दोनों भी सीरीज में हैं, और ये सीरीज में है, इनके साथ में ये पैरेलल में। तो हमारे पास में C इक्विवेलेंट क्या होगा,
कि ये दोनों तो सीरीज में होने के कारण क्या हो जाएगा 8c अपॉन 8 प्लस सी, ठीक है। और ये पैरेलल में होने के कारण इसको सिंपल जोड़ देंगे हम 1। इन दोनों का इक्विवेलेंट तो ये होगा जैसे ये निकाला उस तरीके से, ठीक है। अब सी इक्विवेलेंट हमको दे रखा 5 माइक्रोफेरेड, तो 5 इज इक्वल टू 8c 8 प्लस सी प्लस 1 को उधर लेके गए तो हमारे पास 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8c अपॉन 8 प्लस सी। तो 4 इज इक्वल टू 8c और 8 प्लस सी उससे इंटू होगा, वज्र गुणा करेंगे हम, तो 32 प्लस 4c इज इक्वल टू 8c। तो 32 इज इक्वल टू 8c माइनस 4c एंड 32 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4c एंड c इज इक्वल टू हमारे पास होगा 8। तो हमारे पास में जो c है अननोन कैपेसिटर, उस अननोन कैपेसिटर की वैल्यू हमारे पास आई है 8 माइक्रोफेरेड। तो इसका जो आंसर है 8 माइक्रोफेरेड होगा, ठीक है ना। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जिनमें कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरे हो, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब भरा होता है तब उस कंडीशन में हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, एक ऑब्जेक्टिव वाइज जो आपको क्वेश्चन दे रखा, उसमें आपके पास में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डाइलेक्ट्रिक आधे पार्ट में इसको डाल रखा। अब डाइलेक्ट्रिक जब भरा होता है उस कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो किस प्रकार से उसमें भरा है ना, उसकी शेप कैसी है, उसकी एरिया कैसा है, या उसकी डिस्टेंस कितनी है दो प्लेटों के बीच। तो जो ऑब्जेक्टिव वाइज में आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में उसके आधे पार्ट में उसने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है जिसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर। तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होती है d और एरिया होता है a, लेकिन आधे पार्ट में डालने की वजह से एरिया क्या हो गया a/2, ठीक है। तो एक आधा पार्ट, ये दोनों, ये जो इसकी शेप दिख रही है आपको जिस प्रकार से सब परावैद्युतांक को भरा गया है, तो हम इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। एरिया चेंज हो रहा है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो हम इसको कह रहे हैं समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में इस आधे पार्ट का जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट है, एयर है इसमें, इस आधे भाग का कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब चूंकि A जो है वो a/2 है, इसलिए इसको इस प्रकार से लिखा जाए, ठीक है। इसी तरीके से C2 यानी कि इस वाले पार्ट के लिए हम लिखेंगे एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। अब चूंकि ये पैरेलल में है तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया C1 प्लस C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, और यहाँ पर हमारे पास आ गया एप्सिलॉन R प्लस 1। तो ये इसका आंसर है हमारे पास, सिंपल सा, ठीक है। ये 6 नंबर है जिसका आंसर है, इजीली आ गया। हमारे पास इसी तरीके से न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन दे रखा है। न्यूमेरिकल में है आपके पास में 10 नंबर क्वेश्चन। ये 10 नंबर में दो प्रकार से आपको सब्सटेंस भरे हुए हैं। तो एक तो आपके पास में जैसा मैंने अभी आपको कराया उसी तरीके से, लेकिन दोनों ही पार्ट में अलग अलग सब्सटेंस है, ठीक है। तो एरिया इनका a/2 हो गया, ये ए पार्ट। बी पार्ट में जो सब्सटेंस भर रखा है उसमें क्या हो रहा है कि बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है। तो आधे आधे भाग में भर रखा है एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्टेंस चेंज हो गई। अब डिस्टेंस क्योंकि आधे भाग में है तो d/2 होगी, ठीक है, दोनों की डिस्टेंस, और एरिया सेम रहेगा। इसमें क्या होगा, एरिया चेंज हो जाएगा पर डिस्टेंस चेंज नहीं होगी प्लेटों के बीच। तो डिस्टेंस चेंज नहीं होती तो उसको कहते हैं हम पैरेलल। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर केवल ये पार्ट चेंज होगा, इसमें एप्सिलॉन R1 और ऐड हो जाएगा। तो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
2D प्लस एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, C इक्वलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D और एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, अभी करा अपन ने इसलिए थोड़ा सा इजी है आंसर इसका, ठीक है। ये आ रहा, इसमें क्या होगा, क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में 1 अपॉन वाला फॉर्मूला लगता, तो सीरीज में होने के कारण क्या होगा, 1 अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू, इसका पहले हम C1 निकालते हैं। तो C1 क्या है इसका, C1 है इसका एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2 और C2 इसका है एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2, ठीक है, एप्सिलॉन R2 सॉरी। इसको अगर यहाँ रखते हैं हम तो इस तरीके से हम C1 C2 से कर लेते हैं इसको। C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 हमारे पास में एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2 प्लस एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2, और यहाँ पर हमारे पास में इसको हम यहाँ पर तो इंटू है और यहाँ पर इसको जोड़ा गया है, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2 प्लस एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड नंबर में हमारे पास में C1 की वैल्यू जो होगी वो होगी एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2, है ना, 2 ऊपर लिख सकते हैं इसका, और C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2, सेम, केवल इनमें इसका चेंज। तो हमारे पास होता है 1 अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, C1 मतलब एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D बाई 2 और प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D बाई 2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन D, ऊपर चला जाएगा हमारे पास में, तो ये बनेगा D अपॉन 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D अपॉन 2 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A। कॉमन हमारे पास में 1 और C इक्वलेंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास में कॉमन आएगा D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A और अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन R2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 ओवर C इक्वलेंट इज इक्वल टू D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2। उल्टा करके इसको लिख दीजिए, तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू, अगर हम उल्टा करते हैं इसको तो 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ऊपर हमारे पास में आ जाएगा D और कोष्टक में होगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ये इसका आंसर होगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो इसका आंसर 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ प्लेटें दे रखी है, उस प्लेटों को अरेंज कर रखा है कैपेसिटर की फॉर्म में। अब उसमें क्या है कि पहला डायग्राम इस तरीके से है, और सेकंड डायग्राम जो आपके पास में है वो इस तरीके से अरेंज कर रखा है।
ठीक, ये कह रहा प्लेटों के बीच की दूरी तो d है, जो प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी है d। ठीक है, जब ऐसे आपके पास में क्वेश्चन आते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट तो प्लस चार्ज पे है, कोई दूसरा माइनस वाले पे। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है एक और दूसरा माइनस से जुड़ा है। अब कैपेसिटर अरेंज कैसे हो रहे हैं? देखो, अगर ये प्लस वाली प्लेट है तो ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये एक कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। लेकिन ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये एक कैपेसिटर नहीं है। फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये एक कैपेसिटर है। तो इस अरेंजमेंट में कैपेसिटर की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट की बात करते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एक कैपेसिटर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दूसरा कैपेसिटर, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 3 कैपेसिटर। तो इसमें 3 कैपेसिटर है। अब ये देखते हैं कि ये समांतर क्रम में है या समांतर क्रम में है या फिर ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो देखो, जैसा कि हम देख रहे हैं इसको, दोनों कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर जितने भी है इसमें, उनका कोई एक फिक्स प्लेट जो है किसी एक ही पॉइंट पे जुड़ी है और दूसरी फिक्स प्लेट किसी दूसरे पॉइंट पे जुड़ी है। तो ये कैपेसिटर का ऐसा अरेंजमेंट मान लीजिए, एक प्लेट दोनों कैपेसिटर की एक ही पॉइंट पे, दूसरी से, तो ये कैपेसिटर का कौन सा अरेंजमेंट हुआ? ये हमारे पास में समांतर क्रम में। तो ये हमारे पास में समांतर क्रम अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब समांतर क्रम है तो इसमें जोड़ना आसान है। समांतर क्रम है तो आपके पास में कैपेसिटर कितने हो गए? देखो, कैपेसिटेंस कितनी हो गई इनकी? तो इसकी कैपेसिटेंस तो हो गई हमारे पास में C1 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदर्शित किया गया निकाय मध्य धारिता कितनी होगी यदि प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा 2 निकटवर्ती प्लेटों के मध्य की दूरी d हो, तो C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। सीरीज में जोड़ेंगे तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ये इसका आंसर है। इसको देखते हैं, C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। बस ये इनके आंसर है। ठीक है ना? तो यहाँ पर 2 ही कैपेसिटर है, यहाँ पर 3 कैपेसिटर है। ये हमारे पास में आज का टॉपिक पूरा। और कल हम जो पढ़ेंगे थोड़े से और कॉम्प्लेक्स सर्किट लेंगे और इनफाइनाइट सीरीज कल हम पढ़ेंगे इसकी। अनंत धारिता के अगर कैपेसिटर जुड़े हों एक सीरीज में एक साथ, है ना, एक ही सर्किट में, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम कल पढ़ेंगे।